सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान। इस वक्त मैं स्टूडियो से बाहर मौजूद हूं। एक स्पेशल इंटरव्यू के लिए हम कहीं आए हैं और 8 फरवरी 2024 जैसा कि आम इंतखाबात की तारीख और तमाम जो सियासी जमातें हैं बड़ी एक्टिव नज़र आती हैं। इंतखाबात की बाकायदा तैयारी शुरू कर दी गई है। तमाम सियासी जमातों का यही ख्याल है, यही कहना है कि वही मैदान मारेंगी और जिस सियासी जमात से बात करें वो कहते हैं कि जी हम ही आएंगे और वज़ीर-ए-आज़म हमारी जमात से ही होगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी मैंने देखा कि थोड़ी आगे आगे रही इंतखाबी मुहिम के आगाज़ में, बाकी पार्टियों को पीछे छोड़ा और मंशूर भी बड़ी जल्दी जारी कर दिया, जमहूरी पार्टी होने का सबूत भी दे दिया। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ ये कि कुछ सियासी जमातों की जानिब से ये भी तासुर दिया जा रहा है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए उतनी मुहैया नहीं है जितनी किसी और के लिए। और ये कोई नई बात नहीं है, हम जब भी इंतखाबात देखते हैं तो इंतखाबात से पहले अक्सर इस तरह के गिले शिकवे सामने आते हैं और इंतखाबात होने के बाद अनफॉर्चुनेटली कह लें कि जीतने वालों के अलावा किसी ने भी इंतखाबात के नताइज पर अपने एतमाद का इजहार नहीं किया या इंतखाबात के नताइज को मिनोन को तस्लीम नहीं करता। हारने वाला हमेशा ये कहता है कि मेरे साथ धांधली हुई, ना सिर्फ धांधली बल्कि तारीखी धांधली। लेकिन इस बार इंतखाबात से पहले ही हम ये शोर सुन रहे हैं कि कोई जमात शायद ज़्यादा फेवरेट है या किसी को सिलेक्ट कर लिया गया। बहुत से सवालात जिनके जवाब आप तलाश करेंगे। मेरे साथ एक ऐसी सियासी शख्सियत मौजूद हैं जो खुद एक, अगर मैं सियासत में एक अकेडमी कह दूँ तो गलत नहीं होगा, बड़े सीनियर सियासतदान, ज़ीरक सियासतदान। 1988 में उन्होंने बाकायदा सियासत में कदम रखा। 1990, 93 और 97 के इंतखाबात में शिकस्त से दो चार हुए, लेकिन 2002 में कामयाबी समेटी और फिर 2008 में कामयाबी के तसलसल को बरकरार रखा। और फिर जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, आपको याद होगा, नाअहल किया गया था तो वज़ारत उज़्मा का मनसब भी उन्होंने संभाला और वो कुर्सी उनके हिस्से में आई। मुल्क के 25वें वज़ीर आज़म बने। अब आप पहचान के होंगे साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राजा साहब ज्वाइन करने के लिए। अच्छा राजा साहब, तमाम सियासी जमातों ने अपनी बाकायदा इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिए, लेकिन जिस तरह इलेक्शन कैंपेन मुहिम बड़ी एक्टिवली पीपल्स पार्टी की जानिब से की जा रही है उसमें बाकी पार्टियों को आप लोगों ने फिलहाल पीछे छोड़ दिया, मंशूर भी जल्दी दे दिया, तो इंतखाबात के नताइज में भी सबको ऐसे ही पीछे छोड़ देंगे? देखिए जी, पीपल्स पार्टी एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं, और एक वफाकी जमात है, इलेक्शनरिंग जमात है बेबुनियादी तौर पर। हमारी लीडरशिप जो है वो एक यंग डायनामिक लीडर्स हैं, जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, और वाकई उन्होंने बड़ी सूरत के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ जो है उन्होंने इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू की। और आपने देखा कि KPK हो, सिंध हो या बलूचिस्तान हो या इवन पंजाब हो, उन्होंने बड़े अच्छी जो है वो बड़े 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 मेहमत जलसों को वो ख़ताब किया, लोग उनको सुनने के लिए आते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। देखें, दूसरी बात ये है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है ना, है ये है कि आपने पाकिस्तान के अवाम के साथ, अपने वोटर के साथ कांटेक्ट रखना है। यू हैव टू बी इन कांटेक्ट विद हिम, और उसका जितना ज़्यादा आप आवाम के साथ रहेंगे इतना ज़्यादा आपको उनकी मुश्किलात का, उनके प्रॉब्लम्स का, उनके मसाइल का इदराक होगा और आप बेहतर पोजीशन में होंगे कि फिर उनके मसाइल का हल भी करते हैं असम्बलीज़ में जाके। बिल्कुल सही। अरे सर, मंशूर आपने आपका पार्टी का सबसे पहले जारी हो गया, बिलावल साहब ने नारा भी लगाया कि जी बिलावल आएगा, रोज़गार लाएगा। आपकी पार्टी का जो एक बुनियादी नारा है बेसिक के रोटी कपड़ा मकान, जिसको सुन सुन के हम भी बड़े हुए। रोटी कपड़ा मकान भी रोज़गार के बगैर तो नहीं आ सकता। अगर आपके पास रोज़गार नहीं होगा, सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, तो ना आप रोटी ले सकते हैं, ना कपड़ा ले सकते हैं और ना मकान ले सकते हैं। तो ये जो बिलावल आएगा, रोज़गार लाएगा, रोज़गार पे फोकस किया कि इसको ज़रा एक्सप्लेन। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जब भी वो आए उन्होंने रोज़गार का बंदोबस्त किया और रोटी कपड़े मकान का बंदोबस्त किया। आपको याद होगा कि जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए तो सबसे पहले उस वक्त ये नारा लगा कि रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान। तो उस वक्त ये तो एक इंसान की बेसिक मांग है, तीनों चीज़। फिर भुट्टो साहब ने कमाल ये कर दिया कि ये करके दिखा दिया। आपको याद होगा कि भुट्टो साहब से पहले सिर्फ 22 ख़ानदान थे जिनके पास पासपोर्ट था, सिर्फ 22 फैमिलीज। आम आदमी के पास पासपोर्ट तक रसाई नहीं थी, वो पासपोर्ट हासिल ही नहीं कर सकता। भुट्टो साहब आए, उन्होंने हर शख्स को, गरीब को, बेचारे को, जो भी था, जो हैव्स एंड हैव नॉट्स को परवाह किए बगैर, जो हैव नॉट्स थे उनके हाथ में
पासपोर्ट थमा दिया, वो लोग मिडल ईस्ट गए, वो यूरोप गए, वो अमेरिका गए, बैरून मुल्क उनके रोज़गार का बंदोबस्त हुआ, उनको फैसिलिटेट किया गया और लाखों लोग उस ज़माने में बैरून मुल्क भी गए और वो अपने पाँव पर खड़े हो गए और उन्होंने अपना उन्होंने अपने जो कच्चे मकान थे वो पक्के कर लिए, उनके पास रोज़गार भी आ गया, उनके पास रोटी भी आ गई, कपड़ा भी आ गया। ये तो हमने अपने इलाके में देखा, उस वक़्त हमारे आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ। तो जिस वक़्त विजन होती है लीडर की, ये जब जिस वक़्त वो बात करता है तो उसके पीछे एक हकीकत पसंदाना जो है वो निज़ाम भी वज़ा करता है। इसलिए अब अगर मैं समझता हूँ कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तशरीफ़ लाई थी तो वो कहते थे कि बेनज़ीर आएगी रोज़गार लाएगी। तो आपने देखा होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का इंतज़ार हुआ, लोगों ने उनका जिस तरह वालहाना इस्तकबाल हुआ, फिर बदकिस्मती से जिस वक्त तरह वो शहीद हो गई, बल्कि उसके बावजूद उन्हीं के अफकार को आगे लेके चले लाखों लोग जो टेम्परेरी थे, जो दिहाड़ीदार थे, आप समझ लें, उनको परमानेंट किया गया, उनको एब्जॉर्ब किया गया, लाखों लोगों को नौकरियां दी गई, हमने खुद हज़ारों लोगों को नौकरियां दी। तो पीपल्स पार्टी का ये खासा है कि वो रोज़गार का बंदोबस्त करती है और गरीब के रोज़गार का बंदोबस्त करती है और उस पर फिर इल्ज़ामात भी आते हैं, फिर उसके बाद फिर मुकदमात भी बनते हैं कि आपने इल्ज़ामात किस किस्म के, बेसिकली किन इल्ज़ामात की बात कि आपने नौकरियां क्यों दी जी, गैर कानूनी दी। अब मोहतरमा ने फिर इसके बारे में बड़ा अच्छा फरमाया था जी, 1988 में उन्होंने नौकरियां दी, उन पर मुकदमा बना दिया गया कि आपने नौकरियां क्यों दी। और तब वो पहली बार उन्होंने कहा कि अगर मुझे 100 बार मौका मिलेगा तो मैं 100 बार नौकरियां दूँ, अगर ये जुर्म है तो ये मैं बार बार करूँगी। गरीब आदमी को नौकरी देना जो है, इसको जुर्म आप कैसे कह सकते हैं। तो वो बाइज़्ज़त बरी भी हुई, उसके बाद भी ये मसला जारी रहा। तो कहने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी का ये खासा है और अल्हम्दुलिल्लाह वो आम आदमी के साथ खड़ी होती है, क्योंकि आम आदमी की जमात है। अरे सर, इस हवाले से कुछ लोग तनकीद भी करते हैं क्योंकि सिंध में बहुत अरसे से आप लोगों की हुकूमत है, विफाक में भी 2008 में आप लोगों की हुकूमत थी। बहरहाल सिंध की हुकूमत की अगर हम बात करें तो सिंध में तो बाकायदा पीपल्स पार्टी ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं, या पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है सिंध को। तो सिंध में कुछ लोगों को कुछ गिले शिकवे भी हैं, शिकायत भी हैं। कराची के हवाले से अगर हम बात कर लें, इतना बड़ा शहर, लेकिन कराची के मसाइल जूं के तूं हैं वो हल नहीं हो सके। और सबसे बड़ा मसला ये आता है कि ये जो MKM और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती रहती है कि कुछ मसाइल आपकी वजह से, कुछ आपकी वजह से, ये जो नूरा कुश्ती चलती रहती है ना, इसकी वजह से कराची के अवाम बड़े मायूस रहते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं कि दुनिया में सबसे आसान काम है तनकीद करना, सबसे कम तनकीद करने की बराए तनकीद जी नहीं, तनकीद जो अगर आप करते हैं बराए तनकीद करते हैं तो बिल्कुल वही तनकीद जो है बराए इस्लाह भी तो होती है, वो एक अच्छी तनकीद होती है। वो तो फिर आपको फिर बताना भी पड़ता है ना कि आप क्या करते। एक होती है सिर्फ इल्ज़ामात, तनकीद बराए इल्ज़ामात आप कह लें उसको, कि आप सिर्फ इल्ज़ामात लगाते हैं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, आप नहीं बताते कि ठीक होगा कैसे। नहीं, उसके क्योंकि आपके पास होता ही नहीं है। ठीक है, इस बार मैं आपको बताऊं कि 15 साल से अगर हुकूमत वहाँ है पीपल्स पार्टी की, तो ये इस बात का बेयन सबूत है कि जो मेजॉरिटी वहाँ की जो लोग हैं वो पीपल्स पार्टी को पसंद करते हैं। ठीक, अगर आप कहते हैं कि नहीं, कि अगर वो पसंद नहीं करते तो वो उसको वोट आउट कर देंगे। ठीक है। वोट जब देते हैं तो इसका मकसद है कि उनके मसाइल हल हो रहे हैं। वहाँ सेहत पर बहुत अच्छा काम हुआ हुआ है, अगर आप कराची की वाकिफ हैं बहुत अच्छी, आपको पता है कि वहाँ गंबट जैसे शहर में अगर आपके पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल लेवल का है, जहाँ आप किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं और पंजाब से हम लोग जाकर मुफ्त इलाज कराते हैं, तो इसका मकसद है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर उनका कैनाल सिस्टम अच्छा हो गया, उसकी लाइनिंग हो गई है, वाटर कोर्सेज बेहतर हो गए, पानी उनका बेहतर हो गया, ज़मींदार उनका खुशहाल हो गया है, अगर उन्होंने अपना कोयला डेवलप कर लिया है, वहाँ से बिजली पैदा होनी शुरू हो गई है, तो थर को डेवलपमेंट हो गई है, वहाँ जो है वो अच्छे आपके मतलब फिल्ट्रेशन प्लांट लग गए हैं, पीने का पानी मिलना शुरू हो गया है, उनके जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना शुरू हो गया है। तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और उसका जो लिटमस टेस्ट है वो ये है कि लोग उनको हर इलेक्शन में पहले से ज़्यादा सीट दे देते हैं। ठीक है सर, इस इंतखाबात में भी आप देखते हैं कि सिंध में आप लोग मैदान मारेंगे, क्योंकि आपके खिलाफ एक इत्तेहाद भी बन चुका है जिसका पीपल्स पार्टी भी बरमला इजहार करती है कि एक बना दिया गया है। वो तो हर दफ़ा बनता है। ठीक है, पीपल्स पार्टी ही वो बात जमात है जिसके खिलाफ इत्तेहाद, IGI किसके खिलाफ बनी थी?
PNA किसके खिलाफ बनी थी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। IGI किसके खिलाफ बनी थी, अभी GDA किसके खिलाफ। देखिए ये इसका मकसद ही यही है कि एक पॉपुलर जमात, एक ताकतवर जमात जिसके साथ अवाम है, उसको इलेक्शन में कमज़ोर करने के लिए, उससे सीट छीटने के लिए आप सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अगर एक शख्स के खिलाफ सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो आप समझ जाएं। इस तरह तो फिर एक PTI वाले भी कहते हैं कि PTI में इत्तेहाद भी उनके खिलाफ बना था। PTI के खिलाफ भी बना था, PTI को तो असेंबली से वोट आउट करने के लिए बिल्कुल बना था, लेकिन इस वक्त तो नहीं बना उनके खिलाफ कोई इत्तेहाद। तो सिंध में आप देखते हैं कि आप लोग इस वक्त तो PTI के खिलाफ कोई इत्तेहाद नहीं। मेरा कहने का मकसद ये है कि इस वक्त तो PTI के खिलाफ कोई इत्तेहाद नहीं, इस वक्त तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद है। एग्जैक्टली। और PTI तो मेरे ख्याल से खुद अपनी दुश्मन बनी हुई है, किस तरह की गलतियां किए चली जा रही है। अच्छा सर, सिंध में फिर आप लोग देखते हैं कि आपके खिलाफ कितने भी लोग इकट्ठे हो जाएं, लेकिन आप लोग ही मैदान मारेंगे। ये वही लोग हैं ना जो हमेशा इकट्ठे होते हैं, कोई नए तो नहीं इकट्ठे हैं कि सिंध अभी भी आपका ही है। ठीक है। अच्छा सर, बिलावल साहब ने एक बयान दिया था कुछ दिन पहले कि 70 साल बाबों के हवाले से, जिस पर बड़ी तनकीद की गई थी। और फिर जरदारी साहब ने भी एक बयान दे दिया एक निजी TV चैनल को कि बिलावल अभी अनट्रेंड है, अभी वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बुनियाद पर लोगों ने बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। फिर बिलावल साहब सुना है कि नाराज़ भी हो गए वालिद मोहतरम से, जरदारी साहब ने फिर मनाया भी। अब जरदारी साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान है, बड़े स्मार्ट सियासतदान है, ये तो कोई कह नहीं सकता कि वो सोचे समझे बगैर कोई बात कर देंगे। अगर उन्होंने अनट्रेंड वाली बात की तो उसका भी पीछे कोई बैकग्राउंड होगा, उन्होंने सोचे समझे बगैर ऐसी बात नहीं की होगी। उसकी क्या वजह थी? और दूसरा मेरा सवाल ये कि जो 70 साल बाबों वाला बयान था, तो 70 साल बाबे तो फिर आपकी पार्टी में भी होंगे, तो उन्होंने भी इस बात पर यकीनी तौर पर अपनी राय का इजहार किया होगा, इस बात का बुरा मनाया होगा। अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि उसी बयान को जरा मुहज़्ज़ब अंदाज में कह दिया गया कि जो हमारी मुखालिफिन पार्टी हैं, उनके जो सियासी कायदीन हैं, वो पुराने लोग हैं, पुरानी सियासत कर रहे हैं, तो अब हम कोई अच्छी सियासत या कोई नई सियासत करेंगे। देखिए बात ये है कि हर बात को एक जिसका दिल चाहे, जिस जाविये से चाहे, उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस बयान को मैं समझता हूँ कि पार्टी की तरफ से भी, जरदारी साहब की तरफ से भी, ख़ुद बिलावल साहब की तरफ से इस पर क्लैरिफिकेशंस आ चुकी हैं। उनका ये कहना तो बिल्कुल दुरुस्त है कि नौजवान जो क़यादत है, जो नई सोच है, नई फ़िक्र है, नया वलवला है, नया जज्बा है, ये तो जवानों में ही होता है और इसकी बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल है। इसी तरह जो तजर्बा है उसका अपना एक मकाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तजर्बा भी है, जवान क़यादत भी है, नई सोच भी है, फ़िक्र भी है। तो एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है जिसको बिलावल भुट्टो साहब हेड कर रहे हैं और वो इस पर बड़े मुतमईन हैं। और हम लोग जो सीनियर पॉलिटिक्स करने वो पॉलिटिशियन, आप इन्हें हमें कह सकते हैं कि भाई हम 70 साल के हैं, तो 70 साल के बिल्कुल हर जमात में लोग होते हैं और वो भी असासा होते हैं। सर हम नहीं कहते, वैसे मुझे तो लगता है जिससे बाल सफ़ेद नहीं है, जिसका ज़्यादा तजर्बा है, तो जाहिर बात है ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। नहीं, लेकिन बिलावल साहब तो अपने तजर्बाकार साथियों का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं, सच्ची बात है। ठीक है। बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। और ये जो बात हुई थी वो ये थी कि एक पुरानी सोच की बात वो करना चाह रहे थे कि भाई जब एक फ़िक्र जो है ना उसको हम बदलते हुए हालात के साथ हम आंग करें और उस फ़िक्र को और सोच को हम नई बदलते हुए हालात के तहत जो है, उन तकाज़ों के तहत जो है वो अपनी सोच को आगे बढ़ाते हैं, तो फिर मुल्क तरक्की करता है। ठीक है। अच्छा सर, पंजाब की कुछ बात कर लेते हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी की एक पोजीशन थी जो कि अब काफ़ी कमज़ोर नज़र आती है, उसकी आपको वजह क्या नज़र आती है? कल चौधरी मंजूर साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, उनका कहना था कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की पोजीशन को बाकायदा कमज़ोर किया गया। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये पॉलिटिकल पेंडुलम है। अगर आप इंतखाबी नताइज पर, किसी एक या दो इंतखाबी नताइज पर अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पार्टी कमज़ोर है या ताकतवर है। 2002 में मुस्लिम लीग नून की टोटल पूरे पाकिस्तान में 17 सीटें थी। 1997 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 17 या 18 सीटें थी। आपने देखा कि 2002 में जो जमात थी उसने फिर आकर 2008 में इम्प्रूव कर लिया। 2008 में हम थे, हमने फिर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर लिया। 2013 में हमारी पोजीशन ख़राब हुई और उसमें ये थी कि हमने कुछ इत्तेहाद ऐसे किए, कुछ हमने
टिकट्स जो दिए थे वो दूसरी जमातों को हमने अपनी जगह देने की कोशिश की कि ताकि हालात के साथ सबको साथ लेकर चलें, मुफाहमत की तरफ हम गए और जाना भी चाहिए, क्योंकि जब सबसे पहले तो मुल्क होता है ना, मुल्क के हालात को उस वक्त देखना होता है कि इनको ये हाथ से ना निकल जाएं। उस वक्त भी हालात ऐसे ही थे। तो मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वोटर है वो तो मौजूद है और ये एक सोच है, ये नस्ल दर नस्ल है, अब ये तीसरी चौथी नस्ल में दाखिल हो चुकी है। ठीक है। अब पीपल्स पार्टी कोई नई जमात नहीं है कि जो कल बनी हो और आज किसी ने उसको बनाया हो या किसी के कंधों पर चढ़कर है। ये सबसे पुरानी सियासी जमात अगर कोई है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सर, मोरूसियत के हवाले से बड़ी तनकीद की जाती है। किसकी? मोरूसियत के हवाले से, जो मोरूसी सियासत है कि चेयरमैन जो हैं वो क्या बिलावल साहब ही होंगे, कोई जो सीनियर जो सियासतदान हैं जिन्होंने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। ये बात दूसरी पार्टियों के हवाले से भी की जाती है, नून लीग के हवाले से भी की जाती है कि शरीफ खानदान के इर्द गिर्द घूमती रहेगी तमाम चीज़। तो इसको आप कैसे देखते हैं बतौर से? देखिए, मरूसत कोई चीज़ नहीं होती सियासत। ठीक है। मरूसत तब आप कह सकते हैं कि आप नॉमिनेट कर दे आपको वालिद अपने बेटे को और कहे कि ये मेरा जानशीन और उसको सब मान जाए, ऐसे तो नहीं। ही हैज़ टू गो थ्रू ए प्रोसेस। उसने इलेक्शन में जाना है, उसने अवाम के सामने जाना है, उसने अवाम की अदालत में जाना है, उसके बाद सुरखरू होगा ना। तो फिर मरूसत कहाँ रहेगी? कार्ड तो जो बाल है वो तो पाकिस्तान की अवाम के हाथ में है। अगर वो साबित कर सकता है कि वो उनकी मोहब्बत ले सकता है, उनकी वोट हासिल कर सकता है, उनके लिए जदोजहद कर सकता है तो ठीक है। और ये सारी दुनिया। दूसरी मैं आपको ये बात बताऊं कि जब एक सियासतदान सियासत करता है तो दिस इज़ ए फुल टाइम पॉलिटिक्स। आप सुबह से लेके शाम तक 40 साल 50 साल इस काम में होते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के मसाइल हल करते हैं, लोगों के पास वोट लाने जाते हैं। आपके बच्चे भी आपको देख रहे होते हैं, उनकी वो घुट्टी में आप डाल देते हैं, वो ट्रेंड इसी उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है। अब जैसे आपने देखा हो कि मेजॉरिटी डॉक्टर के बेटे जो हैं वो डॉक्टर कर लेते हैं, वकील के बच्चे जो हैं वकालत की तरफ हो जाते हैं, इसी तरह सियासतदान के बच्चे भी होते हैं। तो ये एक लफ्ज़ है मरूसी, लेकिन मरूसी उस वक्त है जब जहाँ बादशाह का कंसेप्ट हो, जहाँ उसने इलेक्शन में बेचारे ने जाना है, उसने गली गली जाकर वोट मांगनी है, उसने तो वो तो वही स्ट्रगल है जो नॉन मरूसी की है या मरूसी की है, उसी स्ट्रगल से गुजरना होगा। ठीक है सर, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। राजा परवेज अशरफ साहब मेरे साथ मौजूद है, आपसे मुलाकात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। राजा परवेज अशरफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। राजा साहब, अगर पीपल्स पार्टी आगे आती है तो वज़ीर आज़म, हम तो ये सुनते थे कि शायद बिलावल साहब भी होंगे, लेकिन अभी आसिफ अली ज़रदारी साहब ने बड़ा कंफ्यूज कर दिया सबको। एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देके हमारी सीनियर एंकर पर्सन आसमा शराजी साहिबा, उन्होंने कहा कि जी कैंडिडेट वज़ीर आज़म के मैं भी हो सकता हूँ। ये क्या बात? नहीं, वो वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो साहब ही है। ठीक है। वही कैंडिडेट को जो बयान था वो लाइटर मूड में था। लाइटर मूड में था। उन्होंने कहा कि हमारे खुर्शीद शाह साहब भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। ठीक है। तो ये तो वो एक बात हो रही थी ना। देखें, बात ये है कि मैं समझता हूँ कि ये बातें उस वक्त ज़्यादा वैलिड होंगी जब रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है। देखिए सर, रिजल्ट से पहले जो पता चल जाता है कुछ सियासी जमातों को कि जी ये पार्टी सिलेक्ट हो रही है, जिससे आप लोग लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा सबसे ज़्यादा कर रहे हैं और बाकायदा नवाज शरीफ साहब का नाम लेकर तनकीद की जा रही है कि जिस तरह उनको सिलेक्ट कर लिया गया और वो ऑलरेडी चौथे वज़ीर आज़म के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। अच्छा, फिर दो तरह के तजाद आ रहे हैं। एक चीज़ है कि एक तो आपकी पार्टी की तरफ से ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे वो ज़्यादा फेवरेट हैं, आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और उनको सिलेक्ट कर लिया गया। अभी हाल ही में शर्जील मेमन साहब ने बिल्कुल ही मुतजाद बयान दे दिए। उन्होंने कहा कि जी बड़ा प्रेशर है नून लीग पर, शायद नवाज शरीफ साहब लंदन वापस चले जाएंगे। अब दोनों बातों में तजाद है। देखा ना, ये एक कहते हैं सेटलमेंट करके लेकर डॉक्टर साहब वापस चले जाएंगे। आप एक्सपीरियंस्ड, ये जो सियासत में या इलेक्शन के दिनों में ये जो बातें होती हैं, जो शगुफे होती हैं, किसी एक ने बात कर दी दूसरे को, वो कोई ऐसी बातें तो नहीं होती कि जिस पर बैठ कर तो आदमी डिस्कशन शुरू कर दे। दूसरी बात ये है कि अब कौन वज़ीर आज़म किसको पोज किया गया या किसको तासुर दिया जा रहा है, तो ये चीज़ें तो फिर मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से बड़ी गलत हैं कि इससे तो फिर आप इंतखाबात से ही इंतखाबात को कंट्रोवर्शियल कर देते हैं। नंबर वन, आप सर कह रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानकारी मैं जो बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए जरा। तो कोई भी करे, पीपल्स पार्टी करे या कोई करे या नून खुद कहे
कि साड़ी गल हो गई है या बात हो गई है या हम वो ये तासुर देने की कोशिश करें, तो ये इसलिए मुल्क के ख़िलाफ़ बात है और ये नून के ख़िलाफ़ भी बात गई है। ये देखें, ये हमारे इदारों के ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ उन पर भी तोहमत लगाने की बात है। तो आप फिर इलेक्शन क्या करवाएंगे कि आपने उठते ही सबको कंट्रोवर्शियल करना शुरू कर दिया। इसलिए मैं ये कहता हूँ, और यही बात जरदारी साहब ने भी कही थी कि ज़रा धीरे धीरे चलें, सोच समझ कर कदम रखें, इलेक्शन पर जो है एतमाद करें, अपने इलेक्शन कमीशन पर करें, अपने सिस्टम पर करें। और अगर आपको, हाँ, जिस तरह बिलावल साहब ने कहा है लेवल प्लेइंग फील्ड, तो उसमें सिर्फ इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो उनसे पूछे कि क्या मसला है जी, पिन पॉइंट करें, कहाँ है, हम उसका मदावा करते हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि भाई कुछ आपने जो कैबिनेट में आदमी लिए हैं वो नून के ख़ास आदमी हैं, वो शायद मैंने देख रहा था कि किसी एक बंदे को अभी हटाने के लिए कह गया है, या कोई अफसरान हैं जो कि लगे हुए हैं उनको हटाना चाहिए। तो ये बातें तो एक रूटीन की हैं, लेकिन इसको इतना ज़्यादा हवा देनी और इसके ऊपर पूरा जो है पूरे निज़ाम को उसमें लपेट देना, ये अच्छी बात नहीं। यानी आपकी बात से ये तासुर जा रहा है कि पीपल्स पार्टी में भी जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनको नहीं करनी चाहिए। यानी बिल्कुल मैंने नहीं की। देखे ना, अब यही मैं कहता हूँ कि आप एंकर्स भी जंप कर, आपसे सवाल पूछ लिया। नहीं, आप सवाल पूछे ना तो फिर मुझे जवाब देने देना, फिर आप अपना आइडिया ना लगाए ना डॉक्टर साहब, ये तो करें। आपने मुझसे ये पूछा है कि ये मैंने आपको एक तासुर की बात की है। आपने पहला अपना सवाल याद रखें कि आपने कहा कि तासुर दिया जा रहा है कि कोई बंदा वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। तो मैंने कहा तासुर तो सारी पार्टियां देती हैं कि ये इलेक्शन का हिस्सा होता है, लेकिन ये तासुर देना जो है, तासुर देने वाले के लिए भी बेहतर नहीं होता अगर वो अदर देन वोटर की सपोर्ट से बनना चाहता है वज़ीर आज़म। तो आप समझ गए हैं और मेरे व्यूअर भी समझ गए हैं। इसलिए ये बात नून के भी ख़िलाफ़ जा रही है, ये इलेक्शन प्रोसेस के भी ख़िलाफ़ जा रही है, और अगर मैं इसको ब्रॉडर सोचूं तो ये तमाम जमातें जो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं सबके ही ख़िलाफ़ जा रही है। अगर आपका इलेक्शन ही कंट्रोवर्शियल हो गया, कल आपने फिर शोर मचाना है और पोस्ट इलेक्शन सिनारियो जो है वो आप बनाने जा रहे हैं जिसमें एक क्यास हो, जिसमें शोर गोगा हो, एक्सेप्टेबिलिटी ना हो, तो फिर वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। हमें मुल्क के लिए सोचना है। अच्छा सर, ये 16 महीने 13 जमातों ने मिलकर हुकूमत की, इसमें 2 बड़ी जमातें आपकी पार्टी और PMLN। उस पर हम देखते थे कि शहबाज शरीफ साहब की स्पीड पर बिलावल साहब भी बड़ी तारीफ़ करते थे। शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस के हवाले से शहबाज शरीफ साहब भी बिलावल साहब को बेहतरीन वज़ीर कंसिडर करते थे। बतौर वज़ीर ख़ारजा बिलावल साहब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अगर हम मेरिट पर उनकी तारीफ़ करें। लेकिन अचानक से दोनों पार्टियों में इतने इख्तलाफात हो गए, इसकी वजह क्या समझ आती है? डॉक्टर साहब, इलेक्शन। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि बिलावल साहब ने बिल्कुल तारीफ़ की उस वक़्त, और ये 16 पार्टियां या 17 पार्टियां इकट्ठी होंगी तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। यानी कि जो तासुर दिया जा रहा है कि ये सिर्फ इलेक्शन की हाइप क्रिएट करने के लिए दोनों पार्टियां एक दूसरे पर तनकीद कर रही हैं और बैकडोर रास्ते हैं। अब देखें ना, ये मैं सिर्फ ये आपसे गुजारिश करूंगा, आप पढ़ी लिखी एक डॉक्टर हैं और हमें देखें, हम जो भी बात करते हैं ना हमें बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। अब वो ये रहा है इस वक्त मुल्क में कि सारे ही चैनल हमारे जो 60-70 चैनल जो है वो एक ही चीज़ को रगड़ रहे हैं। किस चीज़ को? हर चीज़ को। पाकिस्तान की आवाम को एक रास्ता दिखाएं कि भाई ये तरीक़ाकार है, अपने वोट को आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, वोट आप कौम की अमानत है, ये कोई आपकी ज़ाती चीज़ नहीं है, ये कौम ने और एक मुल्क के लिए उसकी बेहतरी के लिए आप इस्तेमाल करें। शख्सियात को ना तो ज़्यादा आप वो करें जो है उनकी तशहीर करें, ना तज़हीक करें। तो मैं समझता हूँ कि माहौल को आप ठंडा रखें, क्योंकि हमारा माहौल जो है ना वो एक तो ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग जज्बाती हो जाते हैं। हम लोग हर चीज़ पर ना बड़ा शोर गो से हर चीज़ पे एक बड़ा वो सनसनी डालते हैं। राजा साहब की इजाज़त से कि ये जो खबरें हैं, यही सवाल आते हैं, हमें हमारे जहन में आते कहाँ से हैं? सियासतदान ही ऐसे बयान दे देते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग रोल मॉडल्स हैं। लेट मी क्लियर, आप लोग रोल मॉडल्स हैं। अभी मिसाल के तौर पर हम आगे चले ना, अब तो 8 फरवरी बड़ा करीब आ गए। आप ज़रा हमें एजुकेट करें कि हमें किस तरीके से चलना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को हमने किस तरह अच्छा रखना है, एक दूसरे का एहतराम कैसे करना है। कोई ऐसा बयान नहीं देना जिससे मुल्क में जो है वो हैजानी कैफियत तारी हो, जिसमें मुल्क में अमन व अमान को नुकसान हो। अपने अदारों की हम इज़्ज़त करें, अपने मुल्क का एहतराम करें और एक ऐसा करें जैसे एक महज़ब कौम जो है वो इलेक्शन लड़ती है, ऐसे लड़ें हम लोग। ठीक है, आगे फिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी के हवाले से बात कर लेते हैं। इकोनॉमी हमारा सबसे बड़ा मसला है।
हमें इकोनॉमी को बेहतर करना है, मईशत को बेहतर करना है, तो एक तासुर ये भी जा रहा है कि शायद कोई भी जमात सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी और मखलूत सेटअप ही हमें देखने को मिलेगा। तो ये जमातें जो अभी एक दूसरे पे तनकीद कर रही हैं, जैसे कि आपने कहा इलेक्शन का माहौल है इसलिए तनकीद हो रही है, तो क्या आगे जाके मुल्क की वसीतर मुफाद में हमें पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठी भी नज़र आ सकती है? बिल्कुल, कोई भी जमात इकट्ठी नज़र आ सकती है। देखें ना, हर इस वक्त तो हमने इलेक्शन लड़ना है ना, इलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें से गुजरना है, एक तरीका कार है कि वोटें डलेंगी, पता चलेगा किसके पास कितनी सीटें होंगी, वो किस पोजीशन में होगा। अगर कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ले लेता है तो वो क्यों बनाएगा इत्तेहाद किसी के साथ? अगर उसके पास गोल्डन नंबर नहीं आता वो, तो वो उसकी मजबूरी होगी कि वो इत्तेहाद बनाए या वो अपोजिशन में बैठे। जी, आपने जैसे कहा कि महज़ब तरीके से बात होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए, इकोनॉमी पे बात होनी चाहिए, इख्तिलाफात पे बात नहीं होनी चाहिए, सवाल भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह मेरा भी एक मौदबाना सा सवाल कि इस तरह तो फिर इलेक्शन के लिए भी इतनी हाइप, इतने इख्तिलाफात, इसका बयान, ईंट का जवाब पत्थर से, वो भी बड़े महज़ब अंदाज में होना चाहिए, वहाँ हम ट्रेंड सेट क्यों नहीं करते? आपका ख्याल है कि ये जो सियासतदान क्यों नहीं करते? देखिए, मैं आपको बताऊँ, सियासतदानों को आपने सॉफ्ट बैली समझा हुआ है ना। उनके अलावा आपके पास अगर सियासतदानों का आपसे टॉपिक ले लिया जाए तो आपका टीवी कैसे चलेगा 24 घंटे? जी, लेकिन आप कह रहे चलाना चाहिए। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सियासतदान तो सॉफ्ट बैली है ना, उस पर सब लोग तनकीद भी कर लेते हैं, उसको बुरा बुला भी कह लेते हैं, वो हर किस्म के हालात से गुजर भी लेता है, और अच्छी बात, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है और पब्लिक जानना चाहती है, पब्लिक जानना भी चाहती है, और पब्लिक को हक भी हासिल है कि वो अपने सियासतदान। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा था कि हम सारे ही पाकिस्तानी है ना। जी जी, कोई मीडिया वाले बाहर से तो नहीं आए, आपने भी कल वोट देनी है किसी को, इसीलिए मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैंने भी अगर अपने आप को भी वोट देनी है तो वोट तो मैंने भी देनी है ना। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम अपने मामलात को, हालात को पॉजिटिव थोड़ा रखें, हमने बहुत तुंद ही कर दी हर चीज़ में। मैं आपको बताऊं कि हमारे एक माशरे में एक ऐसी चीज़ आ गई है जिसमें अब हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए, और उसकी वजह, बुनियादी वजह यह है कि हम हर एक को गलत और अपने आप को ठीक कह रहे हैं। तो मैं अपने गिरेबानों में झांक के हमें भी हमारे अंदर भी गलतियां हो सकती हैं, गलतियां भी हो सकती हैं। दूसरा ये है कि एक चीज़ को पहले से, नताइज से पहले हम उसके नताइज किस तरह हासिल कर सकते हैं। मेरा तो ये कहना है कि अभी इलेक्शन हुई नहीं, इतना भी हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि 8 फरवरी तक इंतज़ार कर लें कि पाकिस्तान की आवाम क्या कह रहे हैं, हम अपनी लगाए जा रहे हैं। और फिर आपकी पार्टी ने मचाया, वरना फिर हम वहाँ पे चले जाएंगे। किसने? नहीं, मेरी पार्टी ने क्या कहा? प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड शैला रजा साहिबा, आपकी पार्टी से जो भी आता है, हसन मुर्तज़ा, कायरा साहब इस हवाले से ज़्यादा वैसे बात नहीं करते, लेकिन जितने भी पीपल्स पार्टी से लोग आते हैं, शर्मिला साहिबा, वो खुलकर इस बारे में बात करती है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो मैं हमेशा एक सवाल, नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात की तो मैं भी कर रहा हूँ। देखो, मैंने आपको क्या कहा, पीपल्स पार्टी के लोगों से सवाल करती हूँ कि आप लोग अभी से तहफ़्फ़ुज़ात का अगर शोर मचाएंगे तो शफाफियत पे सवाल या निशान है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो इजहार करना तो बुनियादी हक है ना। तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ठीक है, जिसको भी हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करे। ठीक है ना जी। अब अगर एक तरफ तो ये हो गया, ठीक हो गया, अभी मैं जो बात कर रहा था कि अगर आप कहते हैं कि फ़लाँ बंदा वज़ीर आज़म बन रहा है, वो कौन बन रहा है, भाई आप पहला मरला तो हो जाने दो, पहले 8 फरवरी तो आ जाने दो, तो देख तो लेने दो कि कितनी किसके पास सीटें हैं असेंबली में। 11th आवर पे पिक्चर चेंज भी हो रही है, जो आपको नजर आ रहा होता है। देखिए, दूसरा ये है कि जो आपका दूसरा सवाल था कि अभी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, कल आप इकट्ठे कैसे होंगे? इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, तो ये सियासी मुखालफत होती है ना, ये कोई ज़ाती दुश्मनियाँ तो नहीं होती। आप सारी दुनिया में इत्तेहाद बनते हैं। आज जो इंग्लैंड में जो गवर्नमेंट है वो भी इत्तेहादी गवर्नमेंट है। इसी तरह बहुत बड़ी डेमोक्रेसीज जो हैं वहाँ पर भी इत्तेहाद बनते हैं। इसका मतलब हमने ये ले लिया है पाकिस्तान में, हमने ये लोगों के दिलों में डाल दिया है कि शायद हम लोग कुछ ज़ाती दुश्मनी पर उतर आए हैं। भाई, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब ने इसी मुल्क में रहना है, ये हम सब का मुल्क है। हमने अगर सियासत करनी है, एक तरीका है कि हमने अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है, तो आप खुशी खुशी दिखाएं, एक दूसरे की इज्जत करते हुए दिखाएं, और एक दूसरे की तज़हीक ना करें, एक दूसरे का चेहरा ना नोचें, और जाएँ इलेक्शन में जो भी रिजल्ट आता है उसको कबूल करें। अगर वो साफ शफाफ है, अगर नहीं है तो उस पर जेन्युइन इतराज उठाएं, ठीक है, और उसको इम्प्रूव करें। अच्छा सर, मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी, तो आपने उसमें फरमाया कि पीपल्स पार्टी काम बहुत करती है, डिलीवर बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन हम उस तरह बता नहीं पाते हैं।
तो दूसरा फिर ये सोशल मीडिया के हवाले से कि सोशल मीडिया पे भी जारी बात है, एक सोशल मीडिया का ज़माना है। बाकी पार्टियां जो आपकी मुखालिफ बड़ी पार्टी हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बड़े एक्टिव हैं, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव रहते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ शेयर करते हैं। पीपल्स पार्टी उसमें थोड़ी पीछे दिखाई देती है। तो आपको लगता है कि ये पीपल्स पार्टी की कमज़ोरी है, पीपल्स पार्टी को बेहतर करना चाहिए? ये बिल्कुल कमज़ोरी है। ये मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने जितने काम किए या जितने काम हम करते हैं उतने शायद हम बता नहीं पाते, और उसकी बिल्कुल ये सोशल मीडिया पर हमारे लोग इतने एक्टिव नहीं है जितना उनको होना चाहिए। और सच्ची बात तो ये है कि मैं कई दफ़ा देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर बड़ा शोर होता है, बहुत ज़्यादा। जब मैं जाता हूँ ग्राउंड पर तो चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। ये बढ़िया, हम बात करें यहीं से शुरू करते हैं कि जो सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीज़ी भी होता है, एक दूसरे की पगड़ियाँ भी उछाली जा रही होती हैं। लोग ये समझते हैं कि सोशल मीडिया पर अगर कोई बहुत ज़्यादा इसके फॉलोअर्स हैं तो वो उसका वोटर है। वो ग्राउंड रियलिटी जरा डिफरेंट। अब तो रोबोटिक और पता नहीं कौन कौन से तरीके आ गए हैं अकाउंट्स बनाने के। बहरहाल ये मैं इतना इसको टेक्निकली नहीं समझता, इस पर मैं आपसे बहस नहीं करूँगा। हमारे मेजोरिटी की राय, लेकिन मैं आपको, मेरा सिर्फ एक पैगाम है कि बिल्कुल आप, ये मुल्क है तो हम सब हैं, इसमें अगर सियासत भी करनी है तो वो एक अंदाज से करनी है, अच्छी अंदाज से करनी है, अपने अच्छे असूलों से करनी है। ज़िंदगी भी गुजारनी है तो अच्छे तरीके से गुजारनी है। मीडिया के प्रोग्राम बनाने हैं तो वो भी यही चीज़ मद्देनज़र रख के बनाने हैं कि कहीं हमारे इस प्रोग्राम से पाकिस्तान की मामलात को तो ना कोई गुजान पहुँचा दें। अगर हमने सियासत करनी है तो हमने यही सोचनी है, तजारत करनी है तो यही सोचनी है, सर्विस करनी है तो यही मुल्क के मफाद में, और यही अपने बच्चों को सिखाना है। ठीक है सर, पीछे का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए ये सब चीज़ें जो है डिटरमिन करेगी 8 फरवरी। अच्छा, उसके अलावा आप आईपीपी का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्योंकि आईपीपी पार्टी तो नहीं है, लेकिन जो उनके तमाम, देखिए मैं कोई नहीं पेशन गोइयाँ करता है जी, सच्ची बात है। इससे ये भी एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। मैं समझता हूँ कि देखें कि आखिर में पीपल ऑफ पाकिस्तान आर द बेस्ट जजेस। अच्छा सर, अगर भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहब जिस तरह उसको लेकर चलें, और आपकी पीपल्स पार्टी में अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहें, आपको लगता है कि बिल्कुल वैसी या कुछ तब्दीली? कोई फ़र्क नहीं, हालात के तहत छोटी मोटी वो होते हैं बातें, लेकिन बिल्कुल वही पीपल्स पार्टी है, वही निज़ाम है। देखिए मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त एक लेगेसी चलती है ना जी, तो उसमें कुछ चीज़ें आगे जो हैं वो पास ऑन होती हैं, तो वक्त के तकाज़ों के तहत आपको बिल्कुल एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। जो बातें आप 1905 में कर रहे थे, जो जहाज़ आपने उड़ाया था, वो आज 1924 में तो आप नहीं उड़ा सकते। तो मॉडिफाई होती हैं ये, उसमें एक अपनी शेप्स लेती रहती हैं हालात के तकाज़ों के तहत। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज भी आप देख लें कि पार्टी जो है वो मौजूद है, खाए वो पाकिस्तान का कोई कोना खुदरा दुनिया में जहाँ कोई पाकिस्तानी होगा, 3 भी घर होंगे तो एक आध निकल ही आएगा पीपल्स पार्टी का। जहाँ आप किसी नुक्कर पे जाकर आवाज़ लगाएं तो कोई ना कोई निकल कर आपको बताएगा कि मैं पीपल्स पार्टी हूँ। तो पाकिस्तान के फिर वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी को देख रहे हैं आगे जाके? जी, मेरी तो ख्वाहिश है। ठीक है। और पाकिस्तान की जो भी पार्टी आगे आती है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज आपके मुताबिक क्या हो? इकोनॉमी होमवर्क तमाम पार्टियां आप कर? इकोनॉमी और पाकिस्तान की आवाम को कॉन्फिडेंस देना, अनसर्टेनिटी को ख़त्म करना। ठीक, और सबसे बड़ा चैलेंज आपके मुताबिक इकोनॉमी। ठीक है, उस पर तमाम पार्टियों ने अपना होमवर्क शुरू कर दिया, क्योंकि तनकीद, इख्तलाफात और इल्ज़ामात की बुछाड़ तो हम सुनते हैं, लेकिन होमवर्क भी किया जा रहा है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि नारे लगाए जाते हैं, बड़ा बंदे तो यही है ना जी, बाहर से लाएंगी, यही बंदे हैं पाकिस्तान के। सवाल होता है कि बंदे करेंगे कि नए तरीके से क्या करेंगे? नहीं, और कहाँ से लाएंगे? बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे। यही बंदे हैं, यही लोग हैं, इसके फिर 2 पहलू यही है। और उसको इलेक्ट कौन करेगा? पाकिस्तान की आवाम बस करेगी। लेकिन वो बंदे फिर नए अंदाज से, आप कॉन्फिडेंस भी रखें ना, किसी के बारे तो कॉन्फिडेंस रखें। अभी हम देखो ना, एक प्रोसेस में जा रहे हैं, खुदा के लिए इस प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल ना करें। मेरा एक ही है सब जमातों से, अगर आपने इलेक्शन में जा रहे हैं तो फिर इलेक्शन पर ईमान रखें और इसको कंट्रोवर्शियल ना करें। इसको कंट्रोवर्शियल कर देंगे तो इस सारी एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या हो? फिर ही अगर आपने यही काम करना है कि एक ने कहना है कि मैं जीता हूँ, तो जीतने वाले के अलावा सब ने उसको पढ़ जाना है। जैसे मैंने आगाज़ में कहा, ठीक है, हारने वाला कभी अपनी हार तस्लीम नहीं करता। तो फिर आपको फिर रिविजिट करें ये सारे सिस्टम को, फिर कोई और चीज़ सोचें। मतलब कहीं बैठ कर कोई फैसला तो कर लें। इलेक्शन होता है तो इलेक्शन आप अभी देखें ना, हमने पहले ही शुरू कर दी। अभी जो ये हो रहे हैं, जो सर्वे हो रहे हैं, 2 नंबर हो रहे हैं।
अच्छा, सर्विस को 2 नंबर नहीं, मेरी बात सुन लें, इसलिए कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। ये गलत हो रहा है जो भी हम कर रहे हैं, तासुर दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडे करते हैं, मीडिया पे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे करते हैं। खुदा के लिए जब तक आवाम को कंफ्यूज हमने करके रख दिया है, झूठ को सच और सच को झूठ कर दिया, इस तरह न करें। ज़्यादा कंफ्यूजन कौन फैला रहा है आपके मुताबिक? मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता, सारे ही हम चला रहे हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ। ये कौन चला रहा है वो, यही तो आपको ना, आप लोग उस पर चले जाते हैं। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, माशरे की बात कर रहा हूँ, मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। आप इसमें कुछ सुधार करने की अगर कर सकती हैं, आप डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं, अपना बिस्मिल्लाह किरदार अदा करें। कोई सोचें इस पर, आप, मुझे नहीं पता क्या करेंगे आप, लेकिन सोचें कि इस मसले में हम कोई मदद कर सकते हैं सोसाइटी की। लेकिन अगर आपने भी वही करना है जो रेटिंग का ही काम करना है। देखें ना, आप जैसे सियासतदान बहुत बुरे हैं। किसने कहा ये? अभी आप कह रही थी ना, सियासतदान ये करते हैं, वो सियासतदान में खबर देते हैं, नहीं, सुन लेना, चलो मैंने कह दिया ना, सुन लेना। आपको इतना एक देखो ना, कुछ यही मैं कहता हूँ, टॉलरेंस तो लाओ, बर्दाश्त नहीं लाएंगे तो कैसे करेंगी। तो मैं ये कह रहा था कि जो भी है, हम सब एक ही हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब अब एक घर के लोग हैं। इस घर की हिफाजत करना है, इसको खूबसूरत बनाना है, इस हमारी जिम्मेदारी। बाहर से आकर कोई हमारी मदद नहीं करेगा, हमने खुद ही सीखना है। गलती कर रहे हैं तो उसको ठीक करना है, अगर कोई दूसरा गलती कर रहा है तो उसको ठीक करना है। खुद गलती कर रहे हैं तो कोई अगर हमें ठीक करता है तो ठीक हो जाना चाहिए। तो इस रवैये से, प्यार मोहब्बत से लेके माशरे को आगे चलें। इसमें जो हमने एक वो बड़ी सख्त एक जो है ना, छोटी छोटी बातों पर जो है ना वो अंगेख्त हो जाना, जो है ना गुस्से में आ जाना, जो है ना, अब इसके लिए आप अपना किरदार करें, सियासतदान अपना करें, बिजनेसमैन अपना करें, ब्यूरोक्रेट करें, जो भी इस सिस्टम में लोग हैं, तो इसका कोई पैगाम दें। मेरा तो अब इतने सालों के बाद ये पैगाम है कि हम सब एक हैं, हमारा ये मुल्क है, ये है तो हम हैं, और इसकी हिफाजत जो है इसलिए करना है कि हमारी आइंदा नस्लों ने क़यामत तक इसमें रहना है। उनके लिए बेहतर मतलब फ़िज़ा बनानी है, खाए वो इलेक्शन हो या इलेक्शन के बाद का सीन हो, सब ने मिलकर जो है ना मुल्क के लिए करना। हुकूमत जो है वो किसके लिए, मुल्क के लिए ना, कि कारोबार सल्तनत चलाना है, तो उसको भी सामने रखना चाहिए। ठीक है राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।